दोस्तों ये इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग हुआ 2014-2019 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अलग हुआ है। हो सकता है कि इसके बाद मोदी सरकार की ज़्यादा ना चल पाए 2014-2019 के मुकाबले में, ऐसा सूचना के अनुसार पता चलता है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में, जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो ये है कि दोस्तों ये सरकार कब तक चल सकती है और कितने दिनों तक चल पाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को जाने बढ़ते हैं और जानते हैं इस देश की सच्चाई। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। आपको बता दें, सदन सत्र के दूसरे दिन बवाल खड़ा हो गया है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जी हां, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब ऐसा पहली बार होगा कि स्पीकर पद के चुनाव के लिए सदन में वोटिंग होने वाली है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरीके से फंस गई है, इस बिग ब्रेकिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने पहले ही कह दिया था कि इस बार एनडीए को सबक सिखाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसा सबक सिखाया है कि मोदी शाह के तो हाथ पांव फूल गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगाया है और मनाया जा रहा है कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कर दीजिए। अब यहां पर सपोर्ट करना तो दूर की बात है, इंडिया गठबंधन ने अपना स्पीकर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सदन में क्या होने वाला है, सदन में आगे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और क्या सदन का माहौल होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। आखिरकार सर वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। लगातार मनाया गया लेकिन इंडिया गठबंधन माना नहीं और सुरेश को खड़ा कर दिया गया है उम्मीदवार के तौर पर। स्पीकर की खींचतान अब बाहर आ गई, सदन में बवाल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का ये मूव भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ेगा? देखिए, अभी भी मुझे लगता था कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बैंड बची है, बहुमत नहीं आ पाया है, तो थोड़ा अहंकार खत्म होगा, बात करी जाएगी। राजनाथ सिंह को पहली बार आगे किया गया। पिछले 2 टर्म में 10 सालों से राजनाथ सिंह बर्फ की सल्ली में लगे हुए थे, कोई पूछता नहीं था। इस बार राजनाथ सिंह संकट मोचक की तरह सामने आए हैं। एनडीए की बैठक होती है तो वो राजनाथ सिंह के घर पे होती हैं, विपक्ष बात करता है तो वो राजनाथ सिंह के घर पे से जाके बात करता है। संसदीय कार्य मंत्री तो गायब हैं, राजनाथ सिंह सारा कमान संभाल रहे हैं। तो राजनाथ सिंह से बात करने गए केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी ने कहा, आज स्टेटमेंट भी राहुल गांधी का आप दिखाइए दर्शकों को, और उन्होंने कहा कि भाई हमसे कहा गया कि खड़गे जी को कॉल बैक करेंगे, लेकिन कोई फोन नहीं आया खड़गे जी को। ये खड़गे जी की का अपमान है। और हम तो कह रहे थे हम स्पीकर पद पे सपोर्ट कर देंगे, आप डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दे दीजिए। दे भी देना चाहिए था, ये परंपरा भी रही है। लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव का वही अहंकारी सत्ता जो है ना, प्रधानमंत्री जी को कहाँ बर्दाश्त की कोई विपक्ष मांगे और हम दे दें। अगर कोई खराब चीज भी पड़ी होगी ना, शायद वो विपक्ष को वो भी ना दें। सर प्रोटेम स्पीकर तो बनाया नहीं। प्रोटेम स्पीकर जो कि सिर्फ शपथ ग्रहण करवाता है, 2 दिन के लिए बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर पद का दिया नहीं पद, तो डिप्टी स्पीकर पद का पद क्या ही भारतीय जनता पार्टी दे देगी? अपने आप में सवाल खड़ा होता है। देखिए ना, प्रोटेम स्पीकर हो माना जाता है कि सबसे सीनियर आदमी होगा। 8 बार के MP हैं के सुरेश, जिनको अब स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया है। अब सीनियर आदमी की वो शपथ ही तो दिलानी थी, लेकिन कहाँ बर्दाश्त होगा कि वो कांग्रेस का एक आदमी, विपक्ष का एक आदमी स्पीकर पद पर दिखाई दे जाए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जी, बर्दाश्त नहीं होगा। नतीजा क्या होगा? अब ये वो पहले वाला हाउस नहीं है कि ओम बिरला ने थोक में निकाल दिए, सस्पेंड, और कोई विपक्ष कर नहीं पाया। अब इतनी बड़ी आवाज है विपक्ष की कि सरकार चला नहीं पाएगी, कोई बिल पास नहीं करा पाएगी। तो इस बार की पार्लियामेंट में ये समझ में आएगा, और ओम बिरला भी इसीलिए उनकी लॉटरी लगी कि कोई नया आदमी होगा, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष को देखकर। तो जाहिर है इस बार सरकार को अगर अपना अहंकार नहीं छोड़ा, सरकार ने घमंड नहीं छोड़ा, तो बहुत पसीने आने वाले हैं। हाउस चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सर आपको क्या लगता है अगर वोटिंग हो गई, अब ऐसा तो पहली बार होगा, कभी हुआ नहीं संसद के इतिहास में, वोटिंग हो गई तो क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन तो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और सर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन के पास नंबर ना होता तो वो अपना उम्मीदवार कभी खड़ा ना करते। तो क्या नीतीश नायडू ने पीछे से खेल कर दिया, ये भी सवाल किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? मुझे उम्मीद कम है इसकी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लालच हैं
तो नीतीश नायडू मान रहे हैं कि वो पूरे हो जाएंगे। जी। तो मुझे इसकी उम्मीद कम है कि वो अभी इतनी जल्दी खेल करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन भले ही अपना अध्यक्ष जिताने की स्थिति में ना हो, लेकिन उसने एक संकेत दे दिया कि हम तुम्हारी हर बात मानेंगे नहीं, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, कस के विरोध करेंगे। तो के सुरेश भले ना जीत पाए, ओम बिरला अध्यक्ष बन जाए, लेकिन ये बात साफ है कि उन्होंने एक कस के विरोध दिखाया है अपना कि भाई ऐसा नहीं है आपकी गुंडागर्दी चल जाएगी, आपको आसानी से बनने देंगे। मतलब हम पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष ने दिखा दिया हम विरोध करेंगे और जम के करेंगे। और कल भी ये हुआ था, हाउस चला था, सब संविधान की कॉपी लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर बोले जा रहे थे, राहुल गांधी संविधान दिखा रहे थे। तो ये बड़ा तंज था मतलब। और मोदी जी को बेचारों को रात में भी वो सीन याद आया होगा कि राहुल गांधी को किताब दिखा रहे हैं। मोदी जी को भी समझ आया होगा ये जो लाल किताब है, ये देश का जो संविधान है, उसी ने इनकी हालत खराब कर दी कि ये 240 पर अटक गए, पूरा बहुमत नहीं मिला। तो जाहिर है ऐसी बातें मोदी जैसे पर्सनालिटी को, जो उसको सिर्फ मैं और मैं दिखाई देता है, कहीं ना कहीं तकलीफ तो पहुंचाती है। बिल्कुल सर, और विरोध से जो सरकार घबराती है उसको तो तकलीफ होगी होगी। सबसे बड़ा सवाल सर ये भी किया जा रहा है कि एनडीए के पास 293 सांसद हैं, और अगर इनके पास 293 सांसद हैं तो आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को मनाया जा रहा है? ओम बिरला को स्पीकर बना दें, आखिर क्यों राजनाथ सिंह को फिर से आगे किया गया है? क्योंकि सर मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि राजनाथ सिंह के घर पर जो मीटिंग हुई थी, जब स्पीकर पद का मंथन होना था, तो इस मीटिंग में टीडीपी का कोई नेता नहीं पहुंचा था। जेडीयू ने तो कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर सपोर्ट कर देंगे, लेकिन टीडीपी का कोई नेता नहीं पहुंचा था। तो आपको क्या लगता है सर, आखिर क्यों कांग्रेस को फोन लगाया जा रहा है? क्या वजह रही होगी? देखिए, ये एक कहने की बात है कि भाई हमने तो बात करी थी, हमने तो विपक्ष से बात करी थी, हमने तो उनसे संवाद किया था, और अभी से नेताओं ने शुरू हो गए। पीयूष गोयल ने कहा कि ये बड़ी खराब परंपरा हुई, आज तक स्पीकर पद का चुनाव नहीं हुआ, विपक्ष ये खराब परंपरा कर रहा है। तो ये कहने की बात हुई थी कि भाई हमने तो विपक्ष से बात करी। अरे विपक्ष से बात करी तो डिप्टी स्पीकर का पद उनको दे देते, स्पीकर वो आपका समर्थन कर देते, एक स्वस्थ परंपरा रहती। लेकिन एक स्वस्थ परंपरा तभी चल सकती है जब सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर सहमति के आधार पर बात करें। सिर्फ अगर सत्ता चाहेगी उसी का अहंकार पूरा हो तो ये संभव नहीं है। अगर दोनों लोग मिलकर नहीं सदन चलाएंगे तो काम चलेगा नहीं। आपको क्या लगता है सर, ये डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाह रहे? किस बात का डर सता रहा है? अरे स्पीकर भैया आपका बन रहा है तो डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। अखिलेश यादव ने भी आज बयान दे दिया कि डिप्टी स्पीकर हमें दे देते तो हम इंडिया गठबंधन हमारा पूरा का पूरा उनके स्पीकर को सपोर्ट कर देता। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन लोगों ने नहीं दिया सर डिप्टी स्पीकर। अब तो आमने सामने की लड़ाई हो गई, उनका भी स्पीकर पद का उम्मीदवार निकल कर सामने आ गया। लेकिन ना देने की वजह वही थी कि हम कुछ भी क्यों दे दें। वही कौरव पांडव वाली बात है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन उन्होंने कहा 5 गांव भी हम क्यों दे दें। तो वही वाली बात है, उन्होंने तो डिप्टी स्पीकर मांगा था, लेकिन क्यों दे दें। तो वो क्यों दे दें वाली बात है। वो लड़ाई संघर्ष अब पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। विपक्ष इतना कमजोर रहा नहीं, विपक्ष आक्रामक है। और जो मोदी जी का ये जो अहंकार है वो इस बार कम से कम मुझे टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आसान नहीं है। एनडीए के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक अभी तक नहीं बुला पाए, क्योंकि डर है कि ऐसा ना हो कि भाजपा के कुछ एमपी भी विरोध करना शुरू कर दें। तो इस बार मोदी जी के लिए इतना फूलों का ताज नहीं है, इस बार थोड़ा कांटे भी साथ में हैं। तो कांटे वो नीतीश और नायडू वाले जो कांटे कब चुभ जाए ना, ये भरोसा नहीं है। तो डर तो उनको भी लगा हुआ है। बिल्कुल सर। और क्यों दे दे वाली आपने बात की है, तो क्यों दे दे के अहंकार से या फिर कि उस तरीके की ठसक से अगर मोदी सरकार चलेगी तो कितने दिनों तक सरकार चला पाएगी सर? ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जहां आप इंडिया गठबंधन को देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं स्पीकर पद भी ना टीडीपी को दिया गया, ना जेडीयू को दिया गया, ना ही उनको कोई बड़ा मंत्रालय दिया गया। अब पैकेज पर बातचीत हो रही है, बातचीत जो पैकेज पर हो रही है उस पर भी डील डन होगी कि नहीं होगी, उस पर भी सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से मोदी सरकार अभी भी बहुमत ना आने पर भी अपनी मनमानी कर रही है, ये सरकार कितनी लंबी चल पाएगी? देखिए, बहुत खराब है ये कि पहले दिन से सवाल करने लगे लोग कि सरकार कब तक चलेगी जी। और संघ की जो खेल है पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो भी मोदी जी को डर आ रहा है। पहली बार संघ ने खुल के बोल दिया कि अहंकार के कारण ये हार हुई। तो संघ अभी भी इतना ताकतवर में, अगर संघ इशारा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के 100 एमपी कभी भी बगावत कर सकते हैं। संघ ने इशारा कर दिया तो 100 एमपी खड़े होकर मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की राजनीति कितनी और 2-3 साल, संघ तो हमेशा जिंदा रहेगा। तो बीजेपी के नेताओं को पता है कि संघ से नाराजगी वो मोल लेने की स्थिति में नहीं है। तो मोदी जी को भी पता है कि संघ से पंगा लेके वो गलत अटक गए हैं। तो कितने दिन चलेगी, डर यही है कि मोदी जी का अपना अगर यह अहंकारी रवैया अपनाएंगे तो
हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद ही मोदी जी की हालत और पतली हो जाएगी, क्योंकि अभी जो संकेत आ रहे हैं वो हरियाणा और महाराष्ट्र की तरफ से बहुत खतरनाक आ रहे हैं। सरकार वहाँ बीजेपी नहीं बना पाएगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो ये दो राज्य अगर हार गए तो इसका मतलब ये कि मोदी जी का चेहरा वो जादू वाला चेहरा नहीं रहा, उस चेहरे में डेंट आ गया, और डेंट आ गया तो फिर जाहिर है परेशानी तो होनी है। जाहिर सी बात है, नीतीश और नायडू भी शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के नतीजे क्या होने वाले हैं, उसके बाद तो खेल होना लगभग तय माना जा रहा है। आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे कि जहां एक तरफ स्पीकर पद को लेकर आपसी खींचतान है, अब तो स्पीकर पद का उम्मीदवार भी आ गया है कांग्रेस की तरफ से, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लेकर बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आरएसएस ने खुली चुनौती दे दी है कि इस बार नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है तो इस बार बवाल होने वाला है। आरएसएस ने आखिरी चेतावनी दे दी है, तो आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि मोदी जी इस मामले में इतना परेशान है, उनकी कोशिश ये है कि जब तक हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जेपी नड्डा को ही कार्यकारी अध्यक्ष का और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि गडकरी अध्यक्ष बन गए तो हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो चुनाव में टिकट बंटवारे हैं उसमें भी परेशानी पैदा होगी। तो वो कोशिश करेंगे कि जेपी नड्डा को थोड़ा टाइम और दे दिया जाए, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। वो संघ किसी भी कीमत पे अपनी नहीं चाहता कि जेपी नड्डा और आगे बढ़े। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये लगातार टकराव है, लगातार विरोध है, लगातार आपसी खींचतान है, ये सरकार पे बहुत भारी पड़ने वाली है। प्रियंका जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। साफ साफ कहना है कि सरकार पर ये भारी पड़ने वाला है, और भारी तो पड़ ही रहा है इंडिया गठबंधन। आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन ने जहां सदन सत्र के पहले दिन संविधान की कॉपी दिखाई है, वहीं दूसरी दिन संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जो जो रूल्स हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब तो इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। ऐसे हालातों में संसद के इतिहास में पहली बार होगा कि वोटिंग होगी, और इस वोटिंग का सामना भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो फिलहाल सदन का सत्र जैसे चल रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।